श्रोताओं नमस्कार। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए जारी प्रक्रिया पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इन दिनों नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने और कटवाने की प्रक्रिया चल रही है। दावा आपत्ति आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 है। निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए कौन लोग पात्र होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह। तो सर, हम सबसे पहले तो आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के साथ ही जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित हैं और हम ये चाहते हैं सर कि नगर पालिकाओं से क्या आशय है, हमारे श्रोताओं को ये आप बताएं। धन्यवाद शुक्ला जी। जैसा कि हमारे श्रोतागण को शायद जानकारी होगी जी, जो हमारे संविधान में स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जी राज्य निर्वाचन आयुक्त जी और राज्य निर्वाचन आयोग की है। तो स्थानीय निकायों में शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायें आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें आती हैं जी। जहाँ तक आपने नगरीय निकायों का के संबंध में जानकारी चाहिए है जी, तो नगरीय निकायों से मतलब होता है नगर निगम, जिसको हम नगर पालिका निगम भी बोलते हैं जी सर, नगर पालिकाएं जी और नगर पंचायतें जी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 14 नगर निगम और 53 नगर पालिकाएं और 125 नगर पंचायतें हैं। सर, इसी से ही जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे हमने बात की कि पंचायत की भी बात करें जी। तो जो त्रिस्तरीय पंचायत हमारा जो व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। त्रिस्तरीय पंचायतों में से तात्पर्य होता है सबसे नीचे के स्तर पे ग्राम पंचायतें होती हैं जी, और उनके ऊपर जनपद पंचायत जी और जिला स्तर पे जिला पंचायत होती हैं जी और छत्तीसगढ़ राज्य में अब वर्तमान में 33 जिले हैं जी और 146 जनपद पंचायतें हैं और 11,664 ग्राम पंचायतें हैं सर। तो इन सब में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है जी सर, राज्य निर्वाचन आयोग इस समय ये दोनों चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो निर्वाचक नामावली है जिसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं उसको अद्यतन करने का कार्य भी इस समय चल रहा है, एक अभियान चल रहा है। तो क्या ये जो नगर पालिका और पंचायत इनका जो काम है इसमें क्या कोई अंतर होता है, दोनों की जो निर्वाचक नामावली जो अद्यतन की जाती है उसमें, या एक समान ही समानांतर रूप से ये काम चलता है और ये किस तरह से होता है? इसमें नगर पालिका और यदि पंचायत का ये जो पूरी जो कार्रवाई है वोटर लिस्ट को अद्यतन करने की, इसके बारे में बताएं। और दावा आपत्ति आमंत्रित करने का, यदि किसी को अपना नाम जुड़वाना है या कटवाना है तो उसकी अंतिम तारीख क्या है, इसके बारे में भी बताएं। जो निर्वाचक नामावली जी, ये किसी भी निर्वाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जी, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में होगा वही अपना मतदान कर सकता है जी, और यदि किसी का नाम नहीं है, पात्रता होने के बावजूद वो मतदान नहीं कर सकेगा जी। तो इसके लिए जब भी निर्वाचन होता है जी, तो निर्वाचन कराने के पहले जी ये आयोग की जिम्मेदारी है कि जो वोटर लिस्ट हो वो अद्यतन हो। सर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया जी, कि नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव, तो इन दोनों के चुनाव कराए जाने के पहले जी, उनसे संबंधित जो वोटर लिस्ट है वो अद्यतन हो। जी, आपने वोटर लिस्ट के बारे में और बातें की हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो अधिनियम है राज्य के और जो नियम है उसके हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं जी, और जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग की जो वोटर लिस्ट होती है, जी, जैसे कि विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है जी, तो यदि उसमें भी उनका नाम है जी, तो वो फिर हमारे जो स्थानीय निकाय की जो वोटर लिस्ट में जुड़ने का पात्रता उसको बनती है जी, और इसके लिए ही ये पूरा कार्यक्रम अभी पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्र के लिए भी चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी चल रहा है जी, जहाँ तक कार्यक्रम की तिथियों का सवाल है जी, तो हम लोगों ने जो प्रारंभिक प्रकाशन वोटर लिस्ट का किया है वो 13 नवंबर 2024 को प्रारंभिक प्रकाशन वार्डवार किया गया है जी, और उसमें फिर दावा आपत्ति यदि किसी को अपना नाम जुड़वाना है
और इस प्रकार के कोई परिवर्तन करवाने हैं तो उसके लिए दावा आपत्ति का पीरियड 13 नवंबर से 20 नवंबर रखा गया है। तो 20 नवंबर की जो तिथि है, ये नाम अपना संशोधन करवाने के लिए, नाम जुड़वाने के लिए ये अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जी सर, आपने बताया कि वोटर लिस्ट का ये महत्व है कि वही व्यक्ति मतदान के लिए पात्र होता है जिसका कि नाम वोटर लिस्ट में या निर्वाचक नामावली में है। इसके अलावा भी विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो निर्वाचक नामावली है वो कितना महत्व रखती है। निर्वाचक नामावली तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है किसी को भी वोट देने के लिए सर, और इसीलिए ये हमारा प्रयास है जी कि हर वोटर जो कि पात्र है जी तो उसका नाम वोटर लिस्ट में रहे जी, और यदि कोई अपात्र है जी किसी भी कारण से अपात्र हो सकता है, गलती से किसी का नाम जुड़ गया है जी, या वोटर उस वार्ड से कहीं और शिफ्ट हो गया है जी या और कहीं रहने लगा है जी तो फिर उसका नाम वो जहाँ रहता है वहाँ की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जी, तो इस प्रकार की हमारा जो प्रयास है जी कि वोटर लिस्ट सही हो और अद्यतन हो और सभी पात्र वोटर उसमें शामिल हों। सर, यदि नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव जी, तो उसमें निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाने के लिए यदि कोई व्यक्ति जुड़वाना चाहता है तो पात्रता क्या है, कौन लोग पात्र होंगे इसके लिए? निर्वाचक नामावली में जो पात्रता अभी निर्धारित है, जी चूंकि हमारे चुनाव अभी जल्दी ही ड्यू हैं, जी तो अभी अद्यतन जो वोटर लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग की है जी, वो 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार पात्रता उनके नियमों के हिसाब से होती है जी और हमारे नियमों में भी वही पात्रता रखी गई है। तो 1 अक्टूबर 2024 को जिन लोगों की उम्र 18 साल की हो गई है जी और उसके साथ साथ जिन्होंने अपने नाम भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में जुड़वा लिए हैं, तो ऐसे सभी लोग हमारी वोटर लिस्ट में भी जुड़ने के पात्र हैं। जी, इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है जी। यदि कोई व्यक्ति आपके ये बात को सुनकर उसको लगता है कि नहीं, मुझे मेरा नाम शायद नहीं है या मुझे चेक करना है या नाम जुड़वाना है, तो यदि नगरीय निकाय क्षेत्र में रह रहा है, वो नगरीय क्षेत्र में रह रहा है या फिर वो किसी ग्रामीण इलाके में रह रहा है, तो वो पंचायत के लिए या नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क करे, क्या उसके लिए प्रक्रिया होगी? जो हम लोगों ने निर्वाचक नामावली अद्यतन कराए जाने की जो व्यवस्था निर्धारित की है, उसके अनुसार जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर्स होते हैं जी, वो इसके ओवरऑल जिम्मेदार हैं जी, और उनके द्वारा जो सब डिवीजन होते हैं जी, तो सब डिवीजन स्तर पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जी, जो कि संबंधित जो एसडीओज हैं जी, तो वो होते हैं जी, और उनकी सहायता के लिए उनके नीचे जी, जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो अधिकारीगण होते हैं उनको सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाता है जी, और जो सबसे नीचे की कड़ी है जिसका कि वास्तव में संपर्क सीधे सीधे वोटर से होता है जी, तो वो है हमारे द्वारा जो जिसको कहा जाता है प्राधिकृत कर्मचारी। जी, तो प्राधिकृत कर्मचारी वार्ड स्तर पर होता है और वस्तुतः जो वोटर लिस्ट की प्रतिलिपि है जी, वार्ड स्तर की, तो वो उस अधिकारी उस कर्मचारी के पास होती है जी, और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो वार्ड स्तर पे जो शासकीय बिल्डिंग, चाहे वो आंगनवाड़ी भवन हो, शाला भवन हो, तो वहाँ इस अवधि में रहेंगे, सूची उपलब्ध कराएंगे, कोई भी वोटर अपना नाम उसमें देख सकता है और यदि किसी को लगता है कि उसका नाम जोड़ना चाहिए जी, तो उसको नाम जुड़वाने के लिए जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं प्रारूप का, तो और भी दूसरे प्रारूप हैं, तो वो प्रारूप में आवेदन उनको उपलब्ध कराए जी, और उसके बाद फिर यदि कोई वोटर उन प्रारूप में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन देता है जी, तो उनसे फिर वो आवेदन लेंगे जी, तो ये व्यवस्था निर्धारित की गई है और अंतिम तिथि के बाद जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे जी, उनका निराकरण फिर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। सर, आपने बताया रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के बारे में, तो इनकी मुख्य भूमिका क्या होती है इस पूरी प्रक्रिया में? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की भूमिका मुख्य रूप से यही है कि जितने जो दावा आपत्ति आवेदन प्राप्त होते हैं जी, तो उनका निराकरण जी, जांच और सुनवाई के बाद जी, करें। जी, यदि कोई पात्र वोटर है जी, जिसका के नाम जोड़ना चाहिए जी, तो उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे और यदि कोई किसी के बारे में आपत्ति की गई है कि उसका नाम गलत जुड़ा है या कोई त्रुटि है जिसमें कि एड्रेस गलत है या नाम गलत है
तो उसको सही करना है। तो ये जितने भी प्रकार के आवेदन मिलेंगे जी। उनका जुडिशियस निराकरण वो करेंगे। और इसमें क्रिया में, इस पूरी प्रोसेस में प्राधिकृत अधिकारी की क्या भूमिका होती है? प्राधिकृत कर्मचारी जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जी। और प्राधिकृत कर्मचारी जो कि लोवेस्ट लेवल पे है जी। उसके स्तर पर ही ये आवेदन वोटर को उपलब्ध कराए जाते हैं जी। और वो वोटर के माध्यम से आवेदन जो मिलते हैं जी। वो ही उसको लेंगे और उसके बाद फिर उसको रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेंगे। सर, इसमें जैसे अभी आपने बताया था इसके पहले भी इस बातचीत के दौरान, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए जो निर्धारित अवधि और समय क्या है, ये हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं आपके श्रोताओं के उपयोग के लिए फिर से बताना चाहूँगा जी कि नगरीय क्षेत्रों के लिए जो हमने कार्यक्रम जारी किया है जी, तो प्रारंभिक प्रकाशन मतदाता सूची का 13 नवंबर 2024 को किया जा चुका है जी। और दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 13 से 20 नवंबर जी 3 बजे तक निर्धारित की गई है जी और इस अवधि में जो आवेदन आएंगे जी उनका निराकरण करने के बाद जी अंतिम प्रकाशन जो जारी किया जाएगा मतदाता सूची का जी वो उसके लिए तारीख तय की गई है 11 दिसंबर 2024 को जी। और इसी प्रकार पंचायतों के लिए जो कार्यक्रम जारी किया गया है जी उसके अनुसार प्रारंभिक प्रकाशन 14 नवंबर को किया है जी और दावा आपत्ति 14 से 20 नवंबर तक लिया जाएगा जी। और उसका अंतिम प्रकाशन 12 दिसंबर को किया जाएगा। और ये दावा आपत्ति करना किन के लिए जरूरी है? मतलब कौन लोग निश्चिंत रह सकते हैं कि नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है, और किन को सबसे अधिक आवश्यकता है? जिन वोटर्स के नाम जी विधानसभा की सूची में, भारत निर्वाचन आयोग की जो सूची है 1 अक्टूबर की स्थिति में जी उनके नाम यदि शामिल हैं जी तो वो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों या नगरीय क्षेत्र में रह रहे हों जी उनके नाम हमारे वोटर लिस्ट में रहेंगे जी। लेकिन यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति का नाम जो 18 साल का हो गया है जी और उसका नाम नहीं है जी तो उसको नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले तो भारत निर्वाचन आयोग की जो वोटर लिस्ट है जी 1 अक्टूबर की स्थिति में उसमें अपना नाम उसको जुड़वा देना चाहिए जी। और उसके बाद फिर उसकी कॉपी के साथ जो स्थानीय चुनाव की जो निर्वाचक नामावली है जी उसमें नाम जुड़वाने के लिए वो अपना आवेदन दे। ये कहाँ देना पड़ेगा उसको सर? ये जो प्राधिकृत कर्मचारी है उसको देना पड़ेगा। अच्छा, उसको देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी वोटर्स की ऐसी हो सकती है जी कि जिसमें कि उनका त्रुटि सुधार करना है, कहीं पर नाम गलत लिखा है, उम्र गलत लिखी है, पता गलत लिखा है जी। तो ऐसी स्थिति में भी उसको करेक्ट करने के लिए जी वोटर आवेदन दे सकते हैं दस्तावेजों के साथ में। और तीसरी कैटेगरी ऐसी भी हो सकती है कि यदि किसी की मृत्यु हो गई है वोटर की जी या कोई पहले किसी क्षेत्र में रहता था अब कहीं और दूसरे क्षेत्र में रहने लगा है तो उसका नाम पुराने क्षेत्र से कटना चाहिए जी और जहाँ पर वो रहता है जी वहाँ की वोटर लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए जी। तो इस प्रकार के सभी लोग आवेदन दे सकते हैं जी। या कोई आपत्ति भी कर सकता है यदि किसी का गलत नाम है तो। सर, आपने बात की थी प्रारूप के बारे में जी। तो जो आवेदक है, जो आवेदन करना चाहता है, उसे कहाँ से उपलब्ध होंगे? जैसा मैंने बताया जो प्राधिकृत कर्मचारी हैं जी तो उनके पास वार्ड स्तर पर वोटर लिस्ट के साथ साथ ये जो सारे प्रारूप हैं जी तो वो उपलब्ध हैं जी और उसकी फोटोकॉपी का भी उपयोग किया जा सकता है जी। इसके अलावा जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, जी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, उनके कार्यालयों में भी ये सारे प्रारूप उपलब्ध हैं जी। तो उनसे भी लिया जा सकता जी। है। हमारा कोई श्रोता यदि दावा आपत्ति करने जाता है तो सुगमता से उसका काम हो जाए एक ही बार में, तो उसको कौन से दस्तावेज अपने साथ ले जाने चाहिए, तो इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। तो जो वोटर जिस प्रकार का क्लेम कर रहा है जी यदि किसी को त्रुटि सुधार करना है जी तो उसका सही नाम या सही पता जी कोई यदि बताना चाहे तो उसका आधार, जी यदि सही पता उसका आधार कार्ड में है तो आधार कार्ड की कॉपी लगेगी जी उसमें उम्र का भी दिया रहता है जी यदि 18 वर्ष से संबंधित है जी तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट या शैक्षणिक योग्यता का जो सर्टिफिकेट होता है तो ऐसा जो भी दस्तावेज उसके क्लेम के लिए जरूरी है जी वो उसको लगाना चाहिए। सर, इसमें जैसे जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वो यदि उसे जो भी आवेदन मिलते हैं उसके निराकरण की फिर क्या प्रक्रिया होती है? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन मिलने के बाद जी वो संबंधित जिसने भी आवेदन दिया है जी तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से अपेक्षा है जी कि वो उनको सुनने के बाद उनके जो दस्तावेज वगैरह दिए हैं उनके परीक्षण करने के बाद ही उसका निराकरण करेंगे
और उसके लिए सुनवाई का उसको अवसर देंगे, डेट और समय दिया जाएगा जिसमें कि उसको सुना जाएगा जी, और उसके बाद निराकरण होगा। सर, जैसे किसी व्यक्ति ने आवेदन किया, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने उसका निराकरण किया जी, अब उसने जो भी निराकरण किया, जो भी समाधान उसने निकाला, तो उससे वो व्यक्ति, संबंधित आवेदक संतुष्ट नहीं है उसके निर्णय से, तो उसके बाद उसके पास क्या उपाय बचता है? यदि किसी आवेदक ने आवेदन दिया है और उसका जो निराकरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा किया गया है जी, उससे यदि कोई असंतुष्ट है किसी कारण से जी, और यदि उसको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है जी, तो हमारे नियमों के हिसाब से अपील करने का प्रावधान है जी, और अपील जो होती है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ पर अपील करने का प्रावधान है, जो कि कलेक्टर्स होते हैं। कलेक्टर या कई जगह पर अपर कलेक्टर को अधिकृत कर दिया जाता है जी, तो उस स्तर पे उसका अंतिम निराकरण अपील के माध्यम से किया जा सकता है जी। सर, इसमें एक बात और उठती है, क्योंकि जो सबसे पहली कड़ी है वो ये व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उसका निर्वाचक नामावली में मतलब नाम है या नहीं है, तो वो जो निरीक्षण है निर्वाचक नामावली का, वो कहाँ पे उसको और किस प्रकार से और कहाँ पर देख सकता है इसे? निर्वाचक नामावली का जो निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग की सूची जो है वो वेबसाइट के माध्यम से भी कोई भी वोटर अपना नाम देख सकता है जी, और जो हमारे स्थानीय निकायों के जो चुनाव की जो निर्वाचक नामावली है जी, तो वो उसी आधार पर बनाकर वार्डवार बनाई जाती है जी, और प्रारंभिक प्रकाशन जो प्राधिकृत कर्मचारी जी के स्तर पर उस वार्ड की या उसके क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावली इस अवधि में वहां पर उपलब्ध है और उसका अवलोकन कोई भी कर सकता है। सर, प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं वो दलीय आधार पर होते हैं जी, तो जो वोटर लिस्ट तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया है या जो निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया है, इसमें क्या राजनीतिक दलों की भी कोई भूमिका होती है? प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी, और जहाँ तक नगरीय निकायों का सवाल है, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार दलीय आधार पर होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हैं वो दलीय आधार पर नहीं होते हैं जी, तो ये तो कानूनी स्थिति है जी, जहाँ तक उनकी भूमिका का सवाल है तो उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि वोटर्स का संपर्क एक तरफ तो आयोग की तरफ से जो प्राधिकृत कर्मचारी है उससे उसका संपर्क रहता है और दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं उनके जो निचले स्तर पे जो भी कर्मचारी या जो भी पदाधिकारी होते हैं जी, तो उनसे उनका संपर्क रहता है जी, और नाम सभी पात्र लोगों के जुड़ें और कोई भी अपात्र व्यक्ति ना हो, इसमें न सिर्फ हमारे पूरे कर्मचारियों की बल्कि राजनीतिक दलों के कर्मियों की भी काफी भूमिका पदाधिकारियों की रहती है। सर, इस प्रक्रिया में जो निर्वाचक नामावली एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्राधिकृत कर्मचारी स्तर पर जो वार्ड लेवल पर होते हैं उसी स्तर पे अपेक्षा ये है कि वो लोग भी निर्वाचक नामावली एजेंट नियुक्त करेंगे। अच्छा, तो वस्तुतः वो राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि वार्ड स्तर पर होता है जी, और वो लोग भी प्रयास करते हैं कि जो वोटर को अपना नाम जुड़वाने के लिए लाएं और यदि किसी का गलत नाम जुड़ा है तो उसको हटवाने के लिए संबंधित के माध्यम से आवेदन करवाएं, तो उनकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है जी। सर, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह होता है जी, और उस यज्ञ में सबको अपनी आहुति देना जरूरी है और मतदाता तो सबसे महत्वपूर्ण उसका आधार है ही। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आकाशवाणी के माध्यम से जो भी इस समय श्रोता सुन रहे हैं, आप एक अपील करें कि जिनके भी नाम नहीं है वो आगे बढ़ें और आयोग ने मौका उन्हें दिया है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का 20 नवंबर तक, तो आगे बढ़ें और नाम जुड़वाएं। मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोतागणों को विशेष रूप से अपील करना चाहूँगा कि जिन वोटर्स के नाम जो पात्रता रखते हैं जुड़ने के, तो कृपया आप सुनिश्चित हो लें कि उनके नाम शामिल हैं और यदि नहीं हैं तो फिर जो कार्यक्रम हमने जारी किया है उसकी समय सीमा भी तय है, तो उसके अनुसार सही समय पर आवेदन दें और उसके आधार पे उनके नाम यदि जोड़ने हैं तो फिर उनके नाम जोड़े जाएंगे पात्रता होने पे, और त्रुटि सुधार होना है तो वो सब भी किए जाएंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये चूंकि समय सीमा का कार्यक्रम है तो समय सीमा में आप वो जरूर इसमें जो भी कार्रवाई वो चाहते हैं नाम जुड़वाने की, त्रुटि सुधार की, तो वो अपना नाम जरूर जुड़वा लें। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से उनको लाभ पहुंचेगा इसका, और एक बार पुनः आकाशवाणी की ओर से आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।
तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।